हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर से संबंधित होंगे। तो जो जैक बोर्ड में चैप्टर 8 जो आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में आने वाला है उससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज़ बनेंगे आज मैं उसको सॉल्व कराऊंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल लेते हैं कि किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना कहलाती है। तो याद रखिए किसकी प्रतिकृति बनेगी जो जनन की मूल घटना कहलाएगी, तो वो है डीएनए। क्या होगा? डीएनए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1 नंबर देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है? तो कोशिकाएं मर जाती हैं। याद रखिएगा, जब भी डीएनए की कोई नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ नहीं मिलती है, नहीं समायोजित कर पाती हैं अपने आप को, तो वो मर जाती हैं। ठीक है, वो नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है? तो आंसर होगा डीएनए। ठीक है, याद रखिएगा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में किस तरह के अलैंगिक जनन होती है? तो मुकुलन। क्या होगा? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ये होता है ईस्ट में। याद रखिएगा, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? ईस्ट जो है, जो कोशिका, ईस्ट कोशिका विधि किस विधि से अलैंगिक जनन करती है? तो याद रखिएगा मुकुलन से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो एकल जीव जो है हमारे प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा यहाँ सवाल में, वो उसमें जो किस विधि के द्वारा वो जनन करता है? तो वो बहुखंडन के द्वारा, बहुखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो स्पाइरोगायरा में जो प्रजनन होता है वो खंडन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो जनन की किस विधि के द्वारा ऐसा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है? तो याद रखना ब्रायोफिलम जो पत्ती के द्वारा ही क्या करता है? जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको देखना है कि बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं? नए पादपों को जन्म देते हैं। याद रखिए बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहते हैं क्योंकि बीजों से ही नए पौधों का जन्म होता है। नए प्लांट्स जो बनते हैं ना, वो बीजों से ही बनते हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? नए पादपों को जन्म देने वाला उत्पाद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पुंकेसर में होता है। पुंकेसर में क्या होता है? पुंकेसर में याद रखिएगा परागकण होते हैं। परागकण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पुष्प का सबसे गहरी भाग क्या होती है? पुष्प का जो गहरी भाग है वो क्या होती है? ये आपको बताना है। पुष्प का गहरी भाग क्या होती है? बाहरी भाग क्या होती है? सॉरी, बाहरी भाग क्या होती है? तो वो होती है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। याद रखिएगा बाह्य दल अंडाशय या अंडपनी होते हैं, बाह्य पराग कोश में परागकण होते हैं। चलिए आगे, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो ये द्विलिंगी है। याद रखिएगा ये क्या है? द्विलिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 है पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो बीजांड कहाँ पाया जाता है? पौधों के किस जनन अंग में पाया जाता है? तो वो अंडाशय में पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रिम्ब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? फ्रिम्ब्री नामक जो संरचना होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका परागकोश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? परागकोश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय विकसित हो जाता है। कैसे विकसित होता है? फल के रूप में विकसित होता है। याद रखिएगा जब अंडाशय विकसित होगा तो क्या बनेगा? फल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 9। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? इसमें देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगी, जो शुक्रवाहिका है वो मादा में नहीं पाया जाता है, वो पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मादा के गर्भ की अवधि कितने दिन होती है? मादा के जो गर्भ की अवधि होती है वो कितने दिन होती है? तो याद रखिएगा 270 दिन होती है। कितने दिन होती है? याद रखिएगा
270 दिन, 9 महीने में जो दिन होते हैं उसको 30 दिन होते हैं, तो उससे हो जाते हैं आपके 970 दिन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है 21 नंबर, जनन संचारित रोग है। तो जनन किस तरह का संचारित रोग है, इनमें से सभी होगा, याद रखिएगा। सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ये तीनों क्या है ना, एक तरह का जनन रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन नली में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक लिंगी पौधे के उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा, पपीता क्या है, एक लिंगी पुष्प का मतलब एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। चलिए कुछ फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत 14 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगी जो आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। मैं एक ही साथ 2 चैप्टर करा रही हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोग आराम से इसका एक नोट्स बना लें और एग्ज़ाम से आने से पहले आप लोग रेडी हो जाएं, ताकि आप लोग अगर अच्छे से रेडी हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट में तो क्या होगा कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो अच्छे से अपने आप को रेडी करें और मन लगा के पढ़ाई करें। तो हमारा जो टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तो इंपॉर्टेंट ही मानिए, बहुत बार पूछे गए हैं, जैक बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आंसर होगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हो, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। तो याद रखिएगा, बायोमास संयंत्र जो होता है वो क्या है आपका ऊर्जा, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया ये कौन सा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। तो याद रखिएगा ये नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है। तो भारत में जो बायोगैस है वो गोबर गैस प्लांट के नाम से गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। और अच्छा बताइए, गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है। तो गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है, याद रखिएगा CH4 उसका रासायनिक सूत्र है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकता है। ठीक है, या करता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो जो सौर कुकर बनाया जाता है ना, जो सूर्य की किरणों से ही उसमें खाना बनता है, तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे सौर कुकर कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से ही वो गर्म होता है और उसमें खाना बन जाता है। ये ज़्यादातर ये कुकर उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है जिन क्षेत्रों में का जो तापमान होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, हाई होता है। वहाँ पे जैसे राजस्थान हो गए, जितने भी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ, या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो कौन सा ऊर्जा होगा, याद रखिएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपका याद रखिएगा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। तो रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो इसमें से कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा है जो आपका सौर ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको सौर कुकर वाला जस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर मैंने बताया था अवतल दर्पण होगा और इसका भी आंसर तो अवतल दर्पण ही होगा। क्वेश्चन है 13 नंबर कि बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। बहते जल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो देखिए जिसमें गति है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो बहते जल में किस तरह की ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो याद रखिएगा CH4, मैंने अभी जस्ट बताया था कि CH4 जो मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस का ये रासायनिक जो आपका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर
प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जो ऊर्जा हमें मिलता है वो कहाँ से आता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ ताकि आप लोग को आराम से दिखे। चलिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ओके, 16 नंबर है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पवन विद्युत जनित्र में बोल रहा है पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर यहाँ पे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटे होना चाहिए। ठीक है, जब भी पवन विद्युत जनित्र जब चलाया जाता है तो उसकी जो चाल होती है कम से कम 15 किलोमीटर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? मतलब यहाँ पे किसका खाना बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा सीएनजी गैस का नहीं किया जाता है। सीएनजी गैस का प्रयोग जो किया जाता है वो आपको वाहन के में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसको सीएनजी का क्या होता है? संपीड़ित नेचुरल गैस बोला जाता है, प्राकृतिक गैस बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सौर पैनल में चांदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अगर आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो क्या जरूरी है? उसके लिए यूरेनियम बहुत ही जरूरी होता है और यूरेनियम को यू से सूचित किया जाता है। चलिए आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूरेनियम का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो जो नाभिकीय विखंडन होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन के कारण होता है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये आप लोग जानते हो सूर्य होता है। दूसरा है कि एक सामान्य सौर पैनल डैश विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कितना वाट का यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 0.7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3, सौर उष्मांक यानी कि स्थिरांक मान का मान कितना होता है? 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4। उसके बाद आते हैं 4 नंबर, वैसे पदार्थ जो जलने पर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो भी जलने के बाद उष्मा उत्पन्न करता है उसको ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहा जाता है। तो चलिए आज तो यही हम लोगों का वीडियो रहा। किस पर? आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स के लिए जो बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर्स आने वाले थे मैंने उसका एमसीक्यूज़ करा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आओगे। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ ही कमेंट भी करो कि और आपको क्या क्या ज़रूरत है आपके स्टडी के लिए। मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए नोट्स ज़रूर लेकर आऊँगी और एक अच्छा सा वीडियो बना कर लाऊँगी ताकि आप लोग अच्छा सा एग्ज़ाम दे सको। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।